मिडाइवल का पीरियड आपके मुस्लिम रूलर्स आना स्टार्ट कर देते हैं, मुस्लिम इन्वेजन होना स्टार्ट हो जाता है, सोसाइटी चेंज होने लगेगी, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर चेंज होने लगेगा, लोगों के बिलीव्स चेंज होंगे, रिलीजन चेंज होगा। तो वो जो पीरियड था वो पूरा एक मिडाइवल पीरियड के नाम पे हम डाल देते हैं, समवेयर अराउंड आपका 1100 से लेकर के आपका 1750 तक, ठीक है। अब बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, तो हम इसे मॉडर्न पीरियड क्यों बोलते हैं। तो देखो, इफ यू हैव लिटिल बिट आइडिया तब तो आप समझ रहे होगे, सपोज इफ यू डू नॉट हैव देन ट्राई टू अंडरस्टैंड। When it comes to European people, when I say European people, I'm not just talking about Britishers. Here I'm talking about Portuguese, Dutch, French, Danish and England. ठीक है, ये सारे ये कौन थे? यूरोपियन थे, ठीक है, यूरोप से आए थे। इन लोगों का आप अगर एडवेंट देखो, when they started coming to India, so they started coming to India from 1498 onward, ठीक है, you can understand late 15th century onward। तो फिर हम 1750 से मॉडर्न पीरियड क्यों बोलते हैं? यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट काम करेगा, ठीक है, ये चीजें आपको बुक में नहीं लिखी मिलेंगी, यहाँ पे लेक्चर की रेलेवेंस बढ़ जाती है। सी द आंसर इज वेरी सिंपल, व्हाई वी कॉल आवर मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम 1750 टू 1947 एंड देन उसके बाद का इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिसको वी स्टडी स्पेशली इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। क्यों बोलते हैं? आंसर बहुत सिंपल है, यूरोपियंस आ तो गए थे आपके 1498 में इंडिया में, बट कैसे आए थे? एज अ ट्रेडर्स। एंड उस टाइम पे इंडिया में रूल कौन कर रहा था? इंडिया के रूलर्स। कैसे? 1498 की अगर आप बात करो तो उस टाइम पे आपका दिल्ली सल्तनत था, ठीक है, स्ट्रॉन्ग दिल्ली सल्तनत। एंड आई होप यू गाइज आर हैविंग लिटिल बिट आइडिया अबाउट दिल्ली सल्तनत। Please keep this in your mind. Delhi Sultanate and Mughal Empire, they both are different people. Though they both are Muslims. Confuse मत हो जाना। हमें हमेशा लगता है कि सारे मुस्लिम मुगल्स थे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखो, जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, अगेन उस टाइम पे सेंटर पे कौन स्ट्रॉन्ग बैठा था? जहांगीर, शाहजहां, मुगल, ग्रेट मुगल बैठे थे दिल्ली में। तो उस टाइम पे इंडिया की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, इकोनॉमिक सिचुएशन थी, कल्चरल बिलीफ थे, वो उस पे कुछ यूरोपियन लोगों का इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। बट आप देखोगे, व्हेन आई टॉक अबाउट 1750, 1754 में क्या हो जाएगा? बैटल ऑफ प्लासी हो जाता है, ठीक है। वहां से जो आपकी इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, वो किसके कंट्रोल में जाने लगेगी? ब्रिटिशर्स के। दैट्स व्हाई वी कॉल आवर मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम 1750 से लेकर के आपका 1947 तक का। तो ये चीज क्लियर रखना, ठीक है, कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो हम पीरियड डिफाइन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं यूरोपियन इंडिया में आ रहे हैं, उनकी वजह से जो सोसाइटी में चेंजेस होंगे, द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो चेंज होंगी, वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पीरियड वहां से डेवलप होगा, ठीक है। अच्छा, हम उसको मॉडर्न क्यों बोलते हैं? आंसर इज वेरी सिंपल, बिकॉज दैट वाज द टाइम जब हमने देखा न्यू टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, अलग टाइप की इकोनॉमी डेवलप हो रही है। अब ये सारी चीजें मुझे कैसे पता है? सिंपल सा है, आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि इफ आई टॉक अबाउट एंशिएंट एंड मिडाइवल पीरियड, वहां पे जो टाउन डेवलप होते थे वो जरूरी नहीं थे कि वो आपकी कोस्ट के अराउंड डेवलप हो। बट इफ यू टॉक अबाउट यूरोपियन का टाइम, मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम, देन यू विल नोटिस दैट ऑल योर मेजर सेंटर, ठीक है, दे आर गोइंग टू डेवलप अराउंड द कोस्टल रीजन। एग्जाम्पल बंगाल, ठीक है, मुंबई, मद्रास, ठीक है। तो क्यों वो डेवलप हो रहे हैं? क्योंकि ये वो जो लोग होंगे, इनको ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, इंडिया से यूरोप में ले जाके ट्रेड करना है। एंड आई होप यू गाइस कैन रिमेम्बर, इनिशियली योर ब्रिटिश ये एक कंपनी के रूप में आई थी जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते थे। क्राउन रूल तो आपका 1857 के बाद आया। तो आप देखो, पहले की जो इकोनॉमी थी वो आपकी सिर्फ इस चीज की मोहताज नहीं थी कि उनको बाहर ट्रेड करना है। पहले की जो आपकी इकोनॉमी थी वो काफी अलग थी, ठीक है। पहले जो आपके सेंटर डेवलप होते थे, मेजर सिटीज, वो कोई मदुरई होता था, कोई काशी होता था, कोई मथुरा होता था। क्यों? क्योंकि पहले इस चीज का मतलब नहीं था कि हमें अपना ट्रेड बाहर लेके जाना है। वो बस एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल उस ट्रेडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते थे। एंड बाय द वे दे हैव अ स्पेशल नेम फॉर दैट। वो नाम आपको कैसे पता चलेगा? व्हेन यू विल रीड योर एंशिएंट हिस्ट्री। नाउ आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम द ओल्ड स्टूडेंट,
What is the exact name given to the merchant groups who were involved in trading activities? I'm expecting this question from Anay, Daisy, Deepak, Hemu, because you guys were there. Even Aishwarya, you also. Chaya, Deepak. What was the exact name for the merchant class of the people who were mainly involved in the trading activities? एक उनका एक नाम था, वो एक ग्रुप बना के रहते थे. अनय, Yes, ma'am. okay, yes. Are you able to recall क्या नाम था उनका? No, ma'am. Actually. Remember, there was a word, Shreni. They were the people who used to, possess the raw material. They were also involved when it comes to trading and also involved when it comes to giving training to other people. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये वर्ड्स याद करते रहो क्योंकि आपकी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे. ठीक है, एक वर्ड दे देंगे और बोलेंगे इट इज रिलेटेड विथ व्हाट. एग्जांपल, बंजारा. बंजारा कौन होते थे? ठीक है, आई होप यू गाइस कैन रिमेम्बर कि बंजारा कौन होते थे, बिकॉज ये बंजारा वर्ड इतना पॉपुलर इसलिए भी है क्योंकि ऑलरेडी 2017 में this question was came and they asked this banjara was belong to which category. So keywords पे ध्यान देना. ठीक है, ओके. तो आपकी इकोनॉमी चेंज हुई थी. ठीक है, 1750 के बाद से पॉलिटिकल हिस्ट्री चेंज हुई थी. ऑल राइट, तो यहां से आपका मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो जाता है. एंड ये आपका कब तक चलेगा? आपका 1947 तक चलेगा, जिसको आप कॉलोनियल रूल बोलोगे. और उसके बाद हमें आजादी मिल जाएगी, हम फ्री हो जाएंगे. उसके बाद हमारी जो सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन, जो हमारा जियोपॉलिटिकल रिलेशन होगा, वो सब चीजें बदलेंगी. ठीक है, और उसका आपको काफी रेलेवेंस दिखेगा कि हमारा कैसे रिलेशनशिप था कॉलोनियल, जो आप हमें रूल करते थे, वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी. ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, दिस टॉक्स अबाउट सोर्सेस एंड अप्रोचेस. तो देखो भाई, सिंपल सी बात है. इफ आई टॉक अबाउट 1500, 1600, 1700, देखो यार, कॉमन सेंस यूज करो. बहुत ज्यादा अभी एकदम से सीरियस होकर पढ़ाई नहीं करनी है हम सबको. ठीक है, कॉमन सेंस यूज करो. कैसे हमें पता चलेगा कि 1750 में क्या हुआ था, 1600 में क्या हुआ होगा, 1450 में क्या हुआ होगा? कैसे पता चलेगा? कुछ तो सोर्स होंगे ना. इफ आई टॉक अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री, yes, we have lots of sources in the name of Prasasti, in the name of pillars. ठीक है, if I in the name of good books, जो कि अलग अलग टाइम पे लिखी गई थी गुप्ता पीरियड में. ठीक है, वो हमें पता चल जाती है. सिमिलरली मिडाइवल हिस्ट्री की भी हमें अलग अलग क्या बोलते हैं, जो आपके सोर्सेज हैं, चाहे वो आपकी बिल्डिंग्स हो, बुक्स हो या पिलर्स हो, उससे हमें पता चल जाता है कि उस टाइम की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या रही होगी. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री, तो कुछ तो सोर्स होंगे ना जिससे हमें पता चलता है कि ओके, 15, 16, 17, 1800 का क्या रहा होगा पॉलिटिकल कंडीशन, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, वहां पे कौन रूल कर रहा था, इकोनॉमी कैसी थी. तो उसी सोर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, और ये आपका यूनिट 1 में होगा, आपकी स्पेक्ट्रम बुक होगी. आप एक बार ही ये बुक आप खरीद लो, इट्स अ वेरी गुड बुक. ठीक है, आपको रिवीजन के लिए बहुत अच्छा रहेगा. ठीक है, तो अगर हम बात करें सोर्सेस की, तो देखो, सोर्सेस भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं. ठीक है, एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं आर्काइव. तो आर्काइव क्या होता है? आर्काइव कुछ नहीं होता, बेसिकली आपके जो रिटन ऑथेंटिक सोर्सेज हैं इन द नेम ऑफ गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स या किसी भी रिकॉर्ड से, उसको हम बेसिकली आर्काइव्स कहते हैं. तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा आर्काइव क्या होते हैं. उस चीज को देखने के बाद हमें पता चलता है कि उस टाइम पे रिलेशन क्या रहा होगा. एक तो ये आपके सोर्सेज हैं. ठीक है, मैं वन बाय वन हर चीज के बारे में डिस्कस करूंगी. ठीक है, उसके बाद यू विल ऑल्सो गोइंग टू सी डिफरेंट काइंड ऑफ अ न्यूज पेपर. ठीक है, जो अलग अलग टाइम पे लिखे जाएंगे. ओके, व्हेन आई विल टॉक अबाउट न्यूज पेपर स्पेशली, तो मैं आपको बताऊंगी हाउ यू आर गोइंग टू रिलेट दिस न्यूज पेपर विद द सिचुएशन ऑफ दैट टाइम. जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पे बैन लगा था, तो क्यों लगा था,
ऐसे कौन कौन से लीडर्स थे जिन्होंने न्यूज़पेपर लिखना स्टार्ट किया था, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था हमारी सोसाइटी में, क्या उसका कोई रिलेशन है रेनेसांस से, क्या जो आपका प्रिंटिंग मशीन का इन्वेंशन हुआ था उसका कोई रिलेशन है हमारी अवेकनिंग से, हमारे नेशनल मूवमेंट से। ये सारी चीजें लिंक्ड है, ठीक है, और आपको ऐसे ही पढ़ना है, आपको रटना नहीं है। अगर आपको लगता है कि यू विल जस्ट गोइंग टू मग कि ओके मराठा लाइक ओके पंजाब केसरी किसने लिखा है, ठीक है, या मित्रा किसने लिखा है, दीन बंधु किसने लिखा है, अगर आप ऐसे रटोगे ट्रस्ट में एग्जाम में आप नहीं कर पाओगे। आप रिलेट करो चीजों को, अगर ये न्यूज़पेपर आया किस टाइम पे आया, किसकी बात किया, किस रीजन में था, ठीक है। बंगाल से ही सारे आपके ऐसे स्कॉलर्स क्यों निकल रहे थे, बंगाल में ही क्यों क्राइसिस थी, डिवीजन बंगाल में ही क्यों हुआ, जितने भी स्कॉलर थे उस टाइम के वो सब बंगाल से ही क्यों निकल रहे थे। दे सी ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, ठीक है, बट इसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी, बिकॉज बुक में यू विल नॉट गोइंग टू फाइंड डायरेक्टली, और किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आपके तो पहले तो आपके अलग अलग सोर्सेज होंगे इन द नेम ऑफ गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, वो मैं अभी आपको बता दूंगी, न्यूज़पेपर्स होंगे, पेंटिंग्स होंगी। अच्छा, पेंटिंग्स का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। कैसे? एक चीज हमेशा याद रखना, व्हेन यू रीड हिस्ट्री ना, ठीक है, आई नो यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, ठीक है, बट बहुत ज्यादा रिजिड मत हो जाना, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर पर्सपेक्टिव एज वेल। फॉर अस 1857 का रिवोल्ट बहुत अच्छा था, फॉर अस ब्रिटिशर्स वर लाइक मॉरन्स, ठीक है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड ब्रिटिशर्स हमारे बारे में क्या सोचते थे। जो ये पेंटिंग्स बनती थी, उस पेंटिंग्स में सिर्फ ऐसा नहीं होता था कि वी वर द पीपल हु वर पोर्ट्रेइंग बैड इमेज ऑफ द ब्रिटिशर्स, नहीं भाई, ऐसी बहुत सी पेंटिंग्स आपको और पॉपुलर राइटर के नेम मिलेंगे जिन्होंने उस पेंटिंग्स में ब्रिटिशर्स को तवज्जो दी और हमें इंडियंस को बुरा बोला। कैसे? एक बहुत फेमस पेंटिंग है, एग्जाम में आपसे नहीं पूछेंगे, डोंट वरी फॉर दैट, बट समझो इस बात को। जब अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होगे तो 1857 के रिवॉल्ट वाले चैप्टर में आप देखोगे कि देयर वाज अ टाइम जब लखनऊ को हमारे इंडियंस के लोगों ने कैप्चर किया था, तो वहां पर उन्होंने दिखाया था कि कैसे एक ब्रिटिश लेडी, ठीक है, शी वाज इन वन हैंड होल्डिंग हर बेबी एंड इन द अदर हैंड शी वाज हैविंग सम गन एंड तलवार, एंड विद those things she was protecting हर डिग्निटी, हर लाइफ, अपने बच्चे की लाइफ, और उसके चारों तरफ इंडियंस दिखाए गए थे। तो ऐसी इमेज को ब्रिटेन में पब्लिश किया जाता था, एंड वहां से ब्रिटिशर्स को एक सिंपैथी होती थी, किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी वालों से। सो मे बी फॉर अस ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ये सारे लोग बहुत बुरे लोग थे, बट फॉर देम वो हमें क्रूएल समझते थे, ठीक है। सो पर्सपेक्टिव अलग हो जाते हैं कि कौन उस चीज को देख रहा है, ठीक है, तो वो चीज भी अपने दिमाग में रखना है। ओके, तो पेंटिंग्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। एक और चीज है, कोमल, यू हैव एनी डाउट? ऑलराइट, चलो फिर आपको क्रिएटिव राइटिंग मिलेगी। अच्छा, क्रिएटिव राइटिंग में क्या आएगी? नॉवेल। तो देखो इनिशियली जो हमारी बुक्स थी, इनिशियली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंशिएंट मिडाइवल पीरियड, आई एम राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट किसके बारे में? जो हमारी हिस्ट्री है मॉडर्न इंडिया की। तो देखो एक बात आपको समझना पड़ेगा कि नाउ इवन जब आप लोग फोर्थ फिफ्थ ग्रेड में थे, आप तब से जानते हो कि you were having Indus Valley civilization, you were having a period of glorious Gupta period, you were having Chandragupta Maurya, Ashoka, इस टाइप के रूलर। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, ठीक है, जब तक उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था हमारे पास्ट को डिस्कवर करने का, बहुत ज्यादा हमें भी अपने पास्ट के बारे में नहीं पता था। तो उस टाइम पर भी इनिशियली ये जो नॉवेल्स, ये सारी जो चीजें हैं, बहुत ज्यादा नहीं थी। ये सारी चीजें बाद में लिखना स्टार्ट हुई, और उसमें कुछ ऐसी नॉवेल्स लिखी गई जिसको आप क्रिएटिव राइटिंग का पार्ट बना सकते हो, जो बहुत फेमस हुई। एग्जाम्पल, आनंद मठ। नाउ लेट मी आस्क विथ यू गाइस कि आनंद मठ के राइटर कौन थे? एनीबॉडी? आनंद मठ, एनीवन
फ्रॉम बंगाल. हिना इज नॉट हियर टुडे. ओके, कोई बात नहीं. बिपिन चंद्र मैम, बिपिन चंद्र चैटर्जी. विपिन चंद्रा. चैटर्जी. ओके 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 ओके, ठीक है. विपिन चंद्र ने लिखी थी या किसी और ने लिखी थी? व्हाट्स योर नेम बाय द वे? बंकिम चंद्र चैटर्जी. पृथ्वीराज. बंकिम चंद्र चैटर्जी मैम. बंकिम चंद्र चैटर्जी. लगता है आप कुछ ज्यादा ही यूपीएससी को सीरियस ले लिया हो. ऑल राइट, कोई बात नहीं, ऐसी ही गलतियां करो, इससे यू विल लर्न, सो इट्स अ गुड थिंग. ठीक है. आई थिंक मुझे बहुत से मैसेजेस आ गए, देखती हूँ मैं. 1 सेकेंड. ओके, ठीक है. सम चैटर्जी. ओके ओके. और बंकिम चंद्र चैटर्जी और किस चीज के लिए पॉपुलर है? वंदे मातरम. या उन्होंने वंदे मातरम के लिरिक्स लिखे थे. ठीक है. सो ये चीज. और वो किस चीज के लिए पॉपुलर है? ओके. इन्हीं के टाइम पे आपका सन्यासी रिवॉल्ट होगा. ठीक है. और उन्होंने उस चीज के बारे में पूरा अपने बुक में डिस्क्रिप्शन लिखा है. अच्छा, अब देखो आप, एक रिलेशन, वंदे मातरम जैसा गाना कंपोज करना, सन्यासी रिवॉल्ट को रिप्रेजेंट करना, आनंद मठ जैसी बुक लिखना, और इन सब का आप रिलेशन देखोगे और इनका जो अगर आप टाइमलाइन देखोगे बंकिम चंद्र चैटर्जी का, तो वो आपका 1840 के आसपास से लेके 1850 1950 तक के आसपास तक का था. तो मतलब आप देखो, ऑलमोस्ट क्लोज टू 1900, और 1905 में आपका बंगाल का डिवीजन हो जाएगा. तो बंगाल का जो डिवीजन होगा उसका भी कुछ रीजन होगा. ऐसे हवा में तो डिवीजन नहीं कर देंगे ब्रिटिशर्स, कुछ तो रीजन रहा होगा ना. वहां पे इतनी ज्यादा रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज होने लगी जिसकी वजह से उन ब्रिटिशर्स को डिवाइड करना पड़ा ऑन द नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. बट एक्चुअली उनका मेन मोटिव क्या था? बंगाल की यूनिटी को खत्म करना बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम. ये पहला स्टेप था ब्रिटिशर्स का, डिवाइड रूल का, कम्युनलिज्म लाने का बिटवीन टू रिलीजन. पहले इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थे दो रिलीजन के बीच में. आई एम नॉट सेइंग दिस थिंग कि जो प्रॉब्लम आज आपको दिख रही है इसके सीड्स आपके मिडाइवल पीरियड से ही आ गए थे और आएंगे भी. सिंपल सी बात है, जब दो रिलीजन आपस में क्लैश होंगे तो प्रॉब्लम्स, स्पेशली व्हेन दोनों ही एकदम अलग है. ठीक है. लेकिन ये जो इस लेवल पे आज जो आप देखते हो, आज आप देख रहे हो कितना हो रहा है, इस जो आप अभी आउटकम देख रहे हो, इसके सीड्स आपके कहीं ना कहीं आपके ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे डाल दिए गए थे, जो आज आप देख रहे हो. एंड उसका जो सबसे था वो आपने पार्टीशन में आपने देख लिया था पाकिस्तान वाले में, और अब जो आप देख रहे हो वो और भी होने वाला है. द रीजन इज कि अब हर इंसान इंटॉलरेंट हो रहा है. पहले ऐसा नहीं था. पहले इफ आई टॉक अबाउट अशोका, अशोका किस बात पे बिलीव रखते थे? धम्म पे. अशोका किस बात पे बिलीव रखते थे? यूनिवर्सल ब्रदरहुड, या फिर इस चीज पे बिलीव रखते थे कि सारे रिलीजन इक्वल हैं. वो चीजें चेंज हो गई टाइम के साथ, बहुत ज्यादा चेंज हुई. और आज ऐसा है कि एक टाइम था जब हमें ऐसा लगता था कि ठीक है, इफ दिस सेक्शन इज इन माइनॉरिटी इन अवर कंट्री, तो ठीक है उनको हम सपोर्ट करें. और उनको सपोर्ट करते 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 जो मेजॉरिटी थी उनके लाइफ के साथ इतनी ज्यादा चीजें प्रॉब्लमेटिक हुई कि अब वो उनको भी सपोर्ट नहीं करना चाह रहे हैं. तो ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो, आज के 10 साल पहले तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं करते थे इतनी ज्यादा. आज हम क्यों इतनी बात कर रहे हैं? इसका रीजन है. एंड धीरे धीरे चीजें और भी बढ़ेंगी. ये चीजें तब तक नहीं कंट्रोल होंगी जब तक सारे रिलीजन, कम्युनिटी और सेक्ट के लोग इस चीज में बैक टू अशोका की फिलॉसफी पे बिलीव नहीं रखने लगेंगे कि भाई इट्स नॉट अबाउट आपका रिलीजन. आप समझो इस बात को. और मैं आपको ये स्टोरी इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मुझे ज्ञान देने का शौक है. प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाएगा कि अशोका का के धम्म में एक बात लिखी गई थी
द पर्सन हु डज नॉट गिव रिस्पेक्ट टू समवन एल्स रिलीजन, वो अपने भी रिलीजन का लॉस करता है। ये किसने लिखा था? अशोका की बात है, आपके प्रीलिम्स में आया था, शायद लास्ट ईयर ही आया था। तो चीजों को ध्यान से समझो, ठीक है? तो ये चीज है, ओके। तो आप क्या करोगे जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे, तो चीजों को रिलेट करो, इसे सिर्फ आपको रटना नहीं है, ओके। पेंटिंग्स भी बनाई गई थी और बहुत ज्यादा ओरल एविडेंसेस भी थे उस टाइम पे, ठीक है? ये आपका इस चैप्टर में हम यही सारी बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन, हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, ठीक है? तो देखो, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि व्हाट इज आर्काइव्स, ठीक है? हमारा जो सोर्स है, आर्काइव्स क्या होते हैं? तो भाई आर्काइव्स कुछ नहीं होते, इट इज जस्ट रेफर टू अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली जो हमारे प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, कहीं पे किसी आदमी ने कोई रिकॉर्ड्स लिख रखा है, उसी को हमने किसी म्यूजियम में, किसी संग्रहालय में डाल दिया है, और वहां से जो हमें एविडेंस मिले। आपको क्या लगता है जितने बड़े बड़े हिस्टोरियंस हुए हैं, रामचंद्र गुहा, विपिन चंद्रा, ठीक है, सतीश चंद्र, ये जितने भी बड़े बड़े हिस्टोरियंस हुए हैं, आपको क्या लगता है वो वहां पे जाकर के टेलीपैथी के थ्रू देख के आए हैं? नहीं, ऐसे ही सोर्सेस को उन्होंने पढ़ा है, उसको स्टडी किया है, अपने थॉट समझे हैं, अलग अलग चीजों को रेफर किया और फिर बुक लिखी है, ठीक है? तो एक तो ये आपके सोर्सेस हैं। अच्छा, इसमें भी आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी। क्या? पहले तो आप ये समझ लो कि वाई आई एम वेस्टिंग और गिविंग सो मच टाइम टू दिस चैप्टर। द रीजन इज वेरी सिंपल। अगर आपसे मेंस में ये क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, आप उसको इलैबोरेट करो, तो आप क्या करोगे फिर? इसलिए ये चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। छोटा सा चैप्टर है, अंडरस्टैंडिंग ला लोगे, दो चार चीजें रट लोगे, तो शायद आपके मेंस के 10 नंबर आपको मिल जाए, ठीक है? तो इस हिसाब से इस चैप्टर को डील करना। तो देखो, बहुत से रिकॉर्ड्स हैं, लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात कर देते हैं यूरोपियन रिकॉर्ड्स की। तो देखो भाई, सबसे पहले तो ऑब्वियसली दोस कंपनी व्हिच केम टू इंडिया एज अ ट्रेडर, ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच, पुर्तगीज, डैनिश, इन लोग के रिकॉर्ड्स थे, ठीक है? और क्यों रिकॉर्ड्स हमें मिले? सिंपल सी बात है, एक कंपनी है, वो अगर इंडिया में बिजनेस करना चाह रही है, तो obviously that company, if they want to maximize their profit, obviously they are going to do research, survey, ठीक है? और करेंगे ही करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई? उनको थोड़ी पता है इंडिया के बारे में, उनको थोड़ी पता है कि कहाँ की लैंड फर्टाइल है, उन्हें थोड़ी पता था कि किस माउंटेन से, किस प्लेट्यू में उनको मिनरल्स मिल जाएंगे। एंड दैट इज द रीजन कि आप देखोगे एंड देन यू विल नोटिस दैट कि वही टाइम है जहां से आपके सेंसस, ठीक है, सर्वे, लैंड का असेसमेंट, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड होने लगेंगी। ऐसा नहीं है, इफ आई टॉक अबाउट गुप्ता पीरियड एंड मौर्य पीरियड, तभी चीजें नहीं थी, बट इतनी यूनिफाइड नहीं थी। और यही एक रीजन है कि लॉट ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट ऑफ पीपल, जो बेसिकली आप कह सकते हो कि वेस्ट माइंडेड पीपल थे, वो आज भी बोलते हैं कि अगर इंडिया इतना मॉडर्न बन पाया है, सो देयर इज लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय ब्रिटिशर्स। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस माइंडसेट को फॉलो करोगे, वेदर यू आर गोइंग टू थिंक दैट कि उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया अपने लिए, और यू आर गोइंग टू यूज दिस थिंग इन दैट वे कि नहीं भाई, उन्होंने सर्वे किया, रिटन डॉक्यूमेंट बनाए, स्कूल को ऑर्गेनाइज्ड किया, ये सारी रेलवे लेकर के आए, टेलीग्राम लेके आए, तो ये सारी चीजें वो लेकर इसलिए आए क्योंकि वो हमें मॉडर्न बनाना चाहते थे। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और वहां आपको स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा, ठीक है? तो अलग लोग अलग बातें करते हैं, ये आपका दूसरा चैप्टर है, हम डिस्कस कर लेंगे माइंडसेट के हिसाब से, ठीक है? तो पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक कंपनी थी, उस कंपनी को भाई, यार अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप पता तो करोगे ना कि कहाँ पे मार्केट, कैसी मार्केट को टारगेट कर रहे हो, आप क्लास को टारगेट कर रहे हो या आप मास को टारगेट कर रहे हो। ऐसे भाई उनको भी करना था। दे वांटेड टू इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट, दे वांटेड टू इंट्रोड्यूस रायोटवारी सेटलमेंट, दे वांटेड टू इंट्रोड्यूस महलवारी सेटलमेंट। अब अगर वो महलवारी सेटलमेंट इधर है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, हाँ, महलवारी सेटलमेंट वो साउथ इंडिया में इंट्रोड्यूस कर देते, तो ऑब्वियसली उनको लॉस होता।
क्यों लॉस होता? कैन एनीबडी टेल मी हियर? अगर महलवारी सेटलमेंट साउथ इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ होता तो ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू कलेक्शन में लॉस होता, क्यों? एनीवन? एनसीईआरटी में डिस्कस किया था। नो आइडिया? Ma'am, I guess because of very little land availability. Yes, because if you will go to South India, you will understand कि लैंड की जो अवेलेबिलिटी है, yes, वो आपको उतनी ज्यादा नहीं है। एंड अगर आप साउथ की अगर आप टोपोग्राफी देखोगे, फिजियोग्राफी जो आप बोल सकते हो, तो आप देखोगे प्लेन्स उतने ज्यादा नहीं है। और जो आपकी ये महलवारी, परमानेंट, रयोटवारी सेटलमेंट थे, ये किसी इंडस्ट्री के लिए तो थे नहीं। They all are related with agriculture and the revenue which they were generating from the agriculture. तो वो सारी लैंड आपके मे बी प्लांटेशन क्रॉप के लिए अच्छी रही हो, मे बी मिनरल्स के लिए सही रहा है, बट व्हेन इट कम्स टू कैश क्रॉप के लिए सही हो, बट व्हेन इट कम्स टू आपकी जो नॉर्मल क्रॉप्स होती हैं उसके लिए तो उतनी बेनिफिशियल नहीं होगी ना। तो ऐसे कई रीजंस थे, ठीक है। और छोटा एरिया है तो उसको मैनेज करना आसान है। महलवारी को क्यों यूपी साइड में इंट्रोड्यूस किया गया, यूपी, बिहार या फिर प्लेन एरियाज में? द रीजन इज सिंपल, इतना बड़ा एरिया, इतना बड़ा प्लेन, वास्ट प्लेन, ठीक है, वहां पे एक एक गांव, विलेज को हैंडल करना, एक एक इंसान से, एक एक जमींदार से लेना, इट माइट बी डिफिकल्ट। तो क्या किया, ग्रुप बना दिया विलेज का, उसको महल बोल दिया, और रेवेन्यू उनसे डायरेक्टली कलेक्ट किया इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग बाय फार्मर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ोगे तो बहुत से रीजंस होंगे। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ब्रिटिशर्स ने इतना सर्वे क्यों किया, ठीक है। Okay, am I audible now? Yes, ma'am. Okay, sorry for the disturbance. Okay, so I hope अब आपको समझ में आ रहा हो कि रिकॉर्ड्स क्यों बनते थे, ठीक है। अब आप अपनी इंटेलिजेंस लगाओ कि आप ब्रिटिशर्स को मॉडर्न बोल दो कि भाई उन्होंने हमको मॉडर्न बनाया, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि वो अपने फायदे के लिए डेवलपमेंट कर रहे थे। नाउ इट्स अप टू यू, ठीक है। और आप इतने मैच्योर हो कि आप सही चीज समझ सकते हो। चलो, तो नाउ अनदर पॉइंट, क्या सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी थी? नहीं भाई, और भी कंपनीज थी। पोर्तुगीज की थी, ठीक है, डच की थी, फ्रेंच की थी, ठीक है, डेनिश भी आए थे। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग हियर। जब इतनी सारी कंपनीज आई थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों सक्सेसफुल हुई? उसके रीजंस हैं, ठीक है। कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी देश तब सक्सेसफुल होता है जब वहां के एम्प्लॉयज अच्छे होते हैं, वहां के सिटीजन अच्छे होते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे भी चीजें हुई। बाकी जितनी कंपनीज थी वो मोस्टली आपकी पब्लिक कंपनीज थी। अब ये मत समझ लेना कि आई एम द पर्सन हु इज द सपोर्टर ऑफ कैपिटलिज्म।
ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट आप ये बात समझो, जैसे कि कैपिटलिज्म is involved when it comes to promoting inequality in the society, economic inequality. In the similar manner, public sector is always related with the corruption and the malpractice. ठीक है, तो ये कुछ चीजें आप लोग समझ लो। तो अगर जैसे कि ये सब कुछ हॉट टॉपिक्स हैं जिसको अक्सर लोग डिस्कस करना चाहते हैं, इंटरव्यू में पूछते हैं, और वो आपके माइंडसेट को जानना चाहते हैं कि आप कैपिटलिस्ट माइंडसेट के हो या फिर आप बेसिकली सोशलिस्ट हो, ठीक है। एंड इफ आई टॉक अबाउट अवर इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, तो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, ना तो हम कैपिटलिस्ट है कंप्लीटली, ना हम सोशलिस्ट हैं, हम दोनों के बीच में हैं। बट ये हमारी गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस माइंडसेट की है। इफ आई टॉक अबाउट द प्रीवियस गवर्नमेंट, ठीक है, प्रीवियस गवर्नमेंट मतलब 2014 2014 के पहले, तो वो जो गवर्नमेंट थी वो आप कह सकते हो कि कंप्लीटली मिक्स्ड इकोनॉमी का फॉर्मूला फॉलो करती थी। दिस गवर्नमेंट दे मोर फोकस टुवर्ड द कैपिटलिस्ट काइंड ऑफ इकोनॉमी। अब इसके अपने एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी ही परफेक्ट होती है। तो एज अ एस्पिरेंट आपको एक बैलेंस अप्रोच है। ओके, तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखना। ये सारी कंपनीज आई, इनके सक्सेस, इनके ना सक्सेसफुल होने की जो लंबी कहानी है,